नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था कूलॉम्स लॉ का इम्पोर्टेंस एंड किसी दो आवेशित कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, इन दोनों का तुलना करके हम लोगों ने काम किया था, उसका वैल्यू निकाला था, जिसके बेस पे हमने गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल के बीच डिफरेंस भी अंतर निकालने के लिए बताया था। तो उसके जब प्रॉपर्टीज को आप अध्ययन करेंगे, जो उसमें लिखाया गया है, बताया गया है उसके टर्म को, तो उसी में आपका डिफरेंस भी है, 2-3 आप डिफरेंस लिख देंगे, उससे हो जाएगा। अभी हम लोग कूलॉम्स लॉ में ही चल रहे हैं, कूलॉम्स लॉ में ही काम कर रहे हैं, कूलॉम्स लॉ के लिए पढ़ रहे हैं। कूलॉम्स लॉ में कूलॉम्ब फोर्स निकाले हैं, यानी कि स्थिर बल निकाले हैं, जिसका परिमाण हमको पता है F = 1/4πε0 × Q1 Q2/r², यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो कूलॉम्ब बल हम लोग निर्धारित किए हैं उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, यानी कि उसको वेक्टर में सदिश में कैसे व्यक्त करते हैं। यहाँ पे पहली बात कि अब कूलॉम्स लॉ को हम वेक्टर में ले जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको जानना है कि वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर का मतलब यह होता है कि जब कोई राशि, जब कोई क्वांटिटी आपका रिजल्टेंट और डायरेक्शन दोनों के साथ आती है, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि वैसी राशि जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, तो वही क्या कहलाता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। जो फोर्स निकाले हुए हैं उसमें अब अगर हम डायरेक्शन डाल दें, सिर्फ डायरेक्शन, तो वहां पे उसका वैल्यू वह जो होगा वह किस में आ जाएगा, वेक्टर में आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान हमको देना है कि हमको सिर्फ कूलॉम्स लॉ को किस में चेंज कर देना है, वेक्टर में चेंज कर देना है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने मान लिया कि दो आवेश ले लिया, दो कण का, एक Q1 ले लिया और Q2 ले लिया, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे माना कि दो बिंदु आवेश हम लोग पढ़ चुके हैं आवेश की सीमा में कि जो भी हम आवेश के लिए काम करते हो सिर्फ बिंदु आवेश के लिए ही काम करते हैं। दो बिंदु आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 है, Q1 तथा Q2 है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर Q1 तथा Q2 जो दिया गया है, Q1 जो तथा Q2 के लिए जो काम कर रहे हैं, इसके बीच एक बल भी लग रहा है। यहाँ पे हमने बल को निर्धारित किया हुआ है कि यह F21 का मतलब यह हो गया कि आवेश 2 पर आवेश 1 के द्वारा लगने वाला बल है। यह F12 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आवेश 1 पर आवेश 2 के द्वारा लगने वाला बल हो गया। और यहाँ पर R यह हो गया Q1 और Q2 के बीच का दूरी। अब इस दूरी को हम स्थिति सदिश के रूप में हम प्रकट किए हैं। आप लोग पढ़े हुए हैं सदिश में, पोजीशन वेक्टर में, कि मूल बिंदु के सापेक्ष जब किसी पिंड की स्थिति को निर्धारित किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। स्थिति सदिश का मतलब यह हो गया कि वहां पे अब परिमाण भी हमको देना है और डायरेक्शन भी देना है। अब जैसे कहा जाता है कि घर से कोचिंग का दूरी 5 किलोमीटर है, तो हम किधर से जा रहे हैं, अब घर के सापेक्ष कोचिंग को बता रहे हैं, तो यह परिमाण हो गया 5 किलोमीटर। अब किधर से किधर की ओर, तो घर से कोचिंग की ओर। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन भी दे रहे हैं और परिमाण भी दे रहे हैं। तो जो यहाँ पर अब परिमाण आएगा वह घर के सापेक्ष वेक्टर 5 आएगा, यानी कि परिमाण 5 और डायरेक्शन हो गया घर से कोचिंग की ओर। वहीं कोचिंग के रिस्पेक्ट में घर का देंगे तो वह आपके घर का स्थिति सदिश हो जाएगा किसके सापेक्ष, कोचिंग के सापेक्ष। वही चीज यहाँ पर है, Q1 और Q2 के बीच का दूरी हो गया, यहाँ पे Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश अगर कहेंगे तो वेक्टर R कहेंगे, और Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति कहेंगे तब भी वेक्टर R कहेंगे। यहाँ पे परिमाण हो गया R, लेकिन जब Q2 का Q1 के सापेक्ष कहा जाएगा तो Q1 से Q2 की ओर, और Q1 का Q2 के सापेक्ष कहा जाएगा तो Q2 से Q1 की ओर।
ऐसे स्थिति सदिश हम निर्धारित करेंगे। अब देखिए हमने मान लिया दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, यहां पर हमको निर्धारित करना है सदिश के रूप में इसके परिमाण को, है ना। अब देखिए यहां हम यह भी मान लेते हैं, जैसे यह देखिए कि Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल F21 है। हम अब लिखते हैं तथा Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल F21 है। इसलिए स्थिर वैद्युत बल F21 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए, तो जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू एगो आवेश Q1 एगो आवेश Q2 बटा R²। यह तो परिमाण हम लोग सीधे पढ़े हुए हैं, लेकिन हमको इसको सदिश से व्यक्त करना है। अब सदिश में भी ऐसा सदिश लाना है कि जहां पर आपको सदिश दिखाई दे और परिमाण में भी कोई चेंजिंग नहीं हो। तो हम लोग याद कीजिए कि सदिश में पढ़े हुए कि एकांक सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, तो अगर एकांक सदिश को यहां पर हम लगा देते हैं तो 1 से गुना होगा तो इसके परिमाण में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसलिए जब इसको वेक्टर में चेंज करेंगे इसको लिख सकते हैं वेक्टर R, यानी कि एकांक सदिश ऑफ R, जहां R बराबर क्या हो गया, यह एकांक सदिश, इसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है। अब थोड़ा इसको देखेंगे, इसको निकालते कैसे। आप पढ़े हुए हैं एकांक सदिश के लिए, जैसे सदिश A हो गया, हम मान लेते हैं सदिश A को अगर एकांक सदिश में व्यक्त करना होगा कैसे लिखेंगे, तो सदिश किसी भी सदिश में दो चीज होता है, एक परिमाण होता है और एक दिशा होता है। यह दिशा को बताता है, यह परिमाण को बताता है। अब इसको तोड़ करके दो पार्ट कीजिए, हम लिखेंगे A इंटू एकांक सदिश ऑफ A। अब यह एकांक सदिश हो गया, सिर्फ एक परिमाण को बताएगा, साथ साथ इसमें दिशा भी है। अब एकांक सदिश के दिशा को बताने के लिए यह कैप का चिन्ह प्रयोग करते हैं। यह इसका परिमाण हो गया जो यहां से आ रहा है। अब देखिए यहां पे, यानी कि 1 में A से गुना करेंगे तो आ जाएगा, यह दिशा को व्यक्त कर रहा है। अब यहां पर इसी यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए अब यह गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो वेक्टर A बटा A लिख सकते हैं। तो यहां पर उसी प्रकार से एकांक सदिश R जो लिए हैं इसको क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर R जो एकांक सदिश को लिख सकते हैं वेक्टर R बटा R, यह लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या लिखें, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R², इंटू इसको क्या लिखेंगे, यहां से देखिए वेक्टर R और बाई R, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आएगा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई, अब देखिए R² और R भी गुना करें तो R³, यहां पे हो गया वेक्टर R। अब यह हो गया दिशा को बताने के लिए आ गया, यानी कि इस फोर्स को हमने किसमें, वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर E तो हम निकाले हैं किसके लिए, यह निकाले हैं आवेश Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाले बल के लिए। अब क्या निकालेंगे हम, Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाले बल के लिए हम निकालेंगे मान, यानी कि अब क्या हो गया, Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल क्या होगा बताइए। अब यहां पर देखिए दो चीज लिया हुआ है, तो यह इस पे बल लगा रहा है, यह इस पे बल लगा रहा है, यह दोनों आवेश है, तो इसके द्वारा इस पे जो बल लग रहा है उससे वही बल इसके द्वारा इस पे लग रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के उल्टा है। उल्टा मतलब व्युत्क्रम हो गया, यानी कि अब यहां पर क्या आएगा, तो यहां माइनस के साथ आएगा, क्योंकि इसके ऑपोजिट यानी कि विपरीत लग रहा है।
इतना बराबर -1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर क्यू वेक्टर आर। यही रिजल्ट आएगा सेम। क्यों? क्योंकि यही आप लिखते और लिखते तो फिर इसका मान इतना ही रखते और यह रिजल्ट आता है। लेकिन यहां पर हम यह लिखे हैं माइनस के साथ। क्यों लिखे हैं? यहां पर लिख दीजिए, यहां माइनस चिन्ह विपरीत स्थिति को बताता है। तो जितना एक तरफ से लगेगा उतना ही दूसरी तरफ से लगेगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस F12। जब एक दूसरे के बराबर और विपरीत लगेगा तो यहां पर यह न्यूटन के नियम को भी स्थापित करता है, बताता है। न्यूटन में हम क्या पढ़े हैं कि किसी भी क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया लगती है, यानी कि बल बराबर होगा लेकिन विपरीत होगा। अब देखिए यहां पर F21 इज इक्वल टू इतना हो गया, लिख सकते हैं अतः कूलाम्ब बल न्यूटन के गति के तीसरे नियम को भी सत्यापित करता है। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला। इसके आधार पर यह दो जो आपका आवेशों के बीच लगने वाला बल है उसको वेक्टर के रूप में, उसके अंतर को कैसे हम उसको वेक्टर के रूप में निर्धारित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब लगने वाला दो आवेशों के बीच बल। तो अब हम लोग देखेंगे कि दो आवेशों के बीच जो स्थिति सदिश होता है उनके पद में, उन स्थिति सदिशों के पद में बल का परिमाण क्या होता है। एक हमने जो कंसेप्ट निकाला उसका जरूरत पड़ेगा। अभी जो कंसेप्ट हमने निकाला है कि स्थिर वैद्युत बल को वेक्टर के रूप में कैसे चेंज करते हैं, उसका यहाँ पे यूज आएगा, उसको ध्यान में रखना है। हम उसको लिख करके ही बताएंगे। वो अभी यहाँ पे बोर्ड पर तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस टर्म का यूज होगा तो हम बताएंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमने एक निर्देशांक तल ले लिया, एक समतल ले लिया जिसमें दो अक्ष, एक x अक्ष और एक y अक्ष ले लिया, और इसके अकॉर्डिंग हमने दो बिंदु आवेश ले लिया। एक बिंदु A है और एक बिंदु B है जिसका आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है। मूल बिंदु O के सापेक्ष इन दोनों का स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर R1 यानी कि सदिश R1 और सदिश R2 है। अब यहाँ पर जैसे कि अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं Q1 Q2 दिया हुआ है, तो Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल F21 हो गया और Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल F12 हो गया। और यहाँ पर Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश अगर हम देखें तो R21 हो गया। और इसी तरह से अगर इसको चेंज करें कि Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, तो यह उल्टा हो जाएगा, यानी कि तब हम इधर से इधर की ओर आएंगे। अभी हम किधर से किधर की ओर आ रहे हैं? Q1 से Q2 की ओर आ रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। पहले तो इसके बारे में हम लिखेंगे, व्याख्या कर रहे हैं। माना कि किसी निर्देशांक तल जिसका मूल बिंदु O है में दो बिंदु क्रमशः A तथा B है, जिस पर आवेश Q1 तथा Q2 है। A तथा B का मूल बिंदु
O के सापेक्ष स्थिति सदिश O है। स्थिति सदिश क्रमशः देख लीजिए, यहां पर ये बिंदु कैसे R1 हो गया तथा इस B बिंदु का स्थिति सदिश R2 हो गया, R2 है। अब देखिए यहां पे यह हो गया। इसके अलावे देखिए यहां पे Q2 के सापेक्ष Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश यहां पे क्या है, R21 है। Q2 के सापेक्ष Q1 के सापेक्ष Q2 का, यहां पर यह इधर से इधर की ओर है तो Q2 का स्थिति सदिश होगा किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष, क्योंकि Q1 से Q2 की ओर हम आ रहे हैं। तो Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R21 है। अब त्रिभुज, यानी कि एक हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब सदिश एक त्रिभुज के रूप में हो तो सदिश के त्रिभुज योग नियम से क्या होता है, तो जब तीन सदिश एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हो तो उसमें उसका जो परिणामी होता है एक सदिश से के पूंछ से दूसरे सदिश के शीर्ष की ओर होता है, और उसका जो परिमाण होता है पूंछ वाला सदिश का जोड़ शीर्ष वाला सदिश होता है। इसी तरह से यहां पर भी हम देखेंगे कि अब सदिश के त्रिभुज योग नियम से क्या होगा, त्रिभुज OAB में अब यहां पे हमको देखना है कि कौन ऐसा जो सदिश है वो पूंछ से शीर्ष की ओर जा रहा है। नहीं अगर जाएगा तो उसको हम उस तरह के चेंज कर देंगे। देखिए यहां पे O से B की ओर यह जा रहा है, किसके, तो इस सदिश R1 का पूंछ O से यह सदिश AB के शीर्ष की ओर यह जा रहा है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे OB, सदिश OB बराबर पूंछ वाला यानी कि सदिश OA जोड़ सदिश AB। अब देखिए यहां पर OB क्या है, तो सदिश R2, OA क्या है, तो सदिश R1, और AB क्या है, तो सदिश R21। अब हमको तो निकालना है AB यानी कि R21, तो सदिश R21 बराबर क्या हो जाएगा, तो सदिश R2 माइनस सदिश R1। यह आपका हो गया इसका स्थिति सदिश, किसका, तो Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश हो गया। अब इसका तो हमने निकाल दिया, हमारा जो टर्म है जो हमको निकालना है वह स्थिति सदिश के पदों में आवेशों के बीच लगने वाले बल को निकालना है। यह तो हमने निकाल लिया। अब देखिए, अब Q2 पर Q1 के सापेक्ष लगने वाला बल, यानी Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल, Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल क्या होगा, यहां देखिए F21 है तो F21। अब जरूरत पड़ेगा पिछला कंसेप्ट का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके पहले जो हमने निकाला था कि एक बिंदु के स्थिति सदिश R के सापेक्ष क्या होगा रिजल्ट, वहां पे देखिए हमने क्या लिखा था। रिजल्ट हम लोग का जो आया था वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब वेक्टर R।
यानी कि जो स्थिति सदिश था वह यहां पर आया हुआ था और उसी स्थिति सदिश के परिमाण का पावर 3 था। अब यहां पर देखिए कि इसका स्थिति सदिश कितना है, R21 है। अब इसी सदिश को लेंगे और इसी के परिमाण का पावर 3 लेंगे, यानी क्या हो जाएगा बताइए, F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई क्या लिखेंगे, R21, इसके परिमाण का पावर 3। परिमाण को दो तरीके से हम दिखाते हैं, यानी कि अगर परिमाण जैसे मान लेते हैं कि वेक्टर ए हो गया तो इसका परिमाण या तो आप ए से दिखा सकते हैं और नहीं तो इसके परिमाण को हम वेक्टर ए का डिटर्मिनेंट यानी कि मॉड के अंदर डाल देंगे तो ये परिमाण को दिखाते हैं। तो स्थिति सदिश R21 है तो इसके परिमाण को सीधे R21 का पावर 3 कर सकते हैं और नहीं तो वेक्टर के अंदर इसको रख करके इसका पावर 3 कर सकते हैं और इनटू क्या हो जाएगा, वेक्टर R21, ठीक। और इसी प्रकार अभी चाहे तो इसको और हम बढ़ा सकते हैं, तो इसी टर्म को हम लिख सकते हैं वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई क्या लिखेंगे, R21 को लिखेंगे R2 माइनस, देखिए वहां पे निकाले हुए हैं, R2 माइनस R1 का पावर 3 और यहां पर लिख सकते हैं R2 माइनस R1, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार Q1 पर Q2 के द्वारा लगा हुआ बल क्या होगा, देखिए F12 बराबर 1/4 पाई और ये कौन सी में आएगा, माइनस में, क्योंकि इसके विपरीत है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R12 वेक्टर, इसका परिमाण, तो परिमाण तो इसमें वेक्टर नहीं होगा, इसका पावर 3 और यहां पर इंटू हो जाएगा वेक्टर R12 और इसको चाहे तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई, यहां पर लिख सकते हैं आप चाहें तो डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए। अब देखिए R21 के लिए R2 में से R1 घटा है तो R12 के लिए क्या लिखेंगे, यानी कि अब R12 का मतलब हो गया यह इससे इधर से इधर क्यों रहा है, R12 का मतलब हो गया इधर से इधर की ओर, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2, डिटर्मिनेंट में रखेंगे यानी कि इसका मतलब हो गया परिमाण, डिटर्मिनेंट यानी कि मॉड हो गया, डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ते इसको मॉड पढ़ते हैं, और इनटू R12 यह हो गया। यह आपका हुआ स्थिति सदिश के पद में आवेशों के बीच लगने वाला बल। अभी इसके जस्ट पहले पढ़े थे सिर्फ सदिश रूप में जो आपका बल आप निकाले थे, सिर्फ उसको सदिश रूप में हमने चेंज किया था, लेकिन यहां पर स्थिति सदिश के रिस्पेक्ट में किया। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि अगर एक से अधिक आपको आवेश दिया जाता है, एक से अधिक आवेश आप को दिया जाए तो उन एक से अधिक आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, उस बल का परिमाण क्या होगा, उसका हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। यह भी आपके कूलाम लॉ से ही आपको प्राप्त होगा, कूलाम लॉ के लिए ही पढ़ना है। अभी यह सारे जो टर्म है यह सभी कूलाम्स लॉ से हम लोग पढ़ रहे हैं। जब कूलाम्स लॉ के टोटल टर्म जो है उससे रिलेटेड जब समाप्त हो जाएंगे तो इसके न्यूमेरिकल को हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म को करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। धन्यवाद।